हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फार्माकोड 07 में स्वागत है। हम देख रहे थे फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने बात करी थी फार्माकोकाइनेटिक्स की। प्रीवियस लेक्चर में फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों ने देखा कि कितने प्रिंसिपल होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या इफेक्ट होता है। इसमें भी हमने देखा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। आज हम बात करेंगे दोस्तों फार्माकोडायनामिक की। ठीक है, फार्माकोडायनामिक में हम देखेंगे जिसमें क्या है उसकी और कैसे जो ड्रग है हमारी बॉडी पे वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोडायनामिक की डेफिनेशन क्या है। फार्माकोडायनामिक क्या है? फार्माकोडायनामिक जो है एक स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि ड्रग जो है हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है अभी प्रीवियस आरआरबी, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये अभी लेटेस्ट 2020 में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज अ फार्माकोडायनामिक। इसमें ये ऑप्शन दिए थे, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, और यही सब ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये जो छोटी-छोटी डेफिनिशंस होती है उनको याद रखना है ताकि वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो देखते हैं इसमें क्या हमें पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है कि कैसे इफ़ेक्ट जो है ड्रग का, बायोकेमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है ड्रग का, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है ड्रग का, कैसे ड्रग जो है उस मैकेनिज़्म उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है और कैसे ड्रग का एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। फिर बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लोकेट कहाँ होते हैं? सरफेस पे या फिर इनसाइड इफेक्टर सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं रिसेप्टर्स? ये रिसेप्टर्स जो होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं, और रिसेप्टर का खुद का कोई फंक्शन नहीं होता है। कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं? रिसेप्टर्स जो होते हैं तुम्हारे 4 तरह के होते हैं। पहला क्या है? लिगैंड गेटेड आयन चैनल। दूसरा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यहाँ पे जी का मतलब क्या है? ग्वानिन प्रोटीन कपल रिसेप्टर। थर्ड क्या है? एंजाइम लिंक रिसेप्टर। एंड फाइन फोर्थ क्या है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पे डायग्राम में देखें तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जीपीसीआर प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, यहाँ पे आयन चैनल रिसेप्टर है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, डायग्राम में शो किया गया है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो पहले क्या होता है इसमें नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड और दूसरा क्या है रिसेप्टर मीडिएटेड। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में हम देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, कैसे कैसे एक्शन के द्वारा जो है मैकेनिज्म होता है। पहला क्या है इसमें फिजिकल एक्शन, दूसरा क्या है केमिकल एक्शन, तीसरा क्या है एंजाइम के द्वारा। तो फिजिकल एक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है एक्शन जो होता है ड्रग का वो प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में एग्जांपल क्या है? मैनिटोल। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में देखेंगे कि एक्टिवेटेड चारकोल को दिया और जो इतना भी पॉइजन था वो क्या कर दिया? एडजॉर्ब कर दिया अपने ऊपर। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है। रेडियो एक्टिविटी में देखते हैं 131 आयोडीन इन हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज होता है रेडियो एक्टिव। फिर दूसरा क्या है? केमिकल एक्शन के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होता है मैकेनिज्म। तो केमिकल एक्शन में क्या होता है कि एंटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, मतलब केमिकली एक्शन होता है इसमें, कोई भी रिसेप्टर की इसमें भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एंटी एसिड दे दिया तो उसने क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया गैस्ट्रिक एसिड को। चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट में जैसे कि डिसपिरोक्सामाइन जो है आयरन पॉइजनिंग को चिलेट कर देता है। ठीक है, यहाँ भी कोई भी रिसेप्टर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये क्या है सब तुम्हारे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड बाई एंजाइम। एंजाइम के थ्रू, एंजाइम के थ्रू अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह से है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा क्या है तुम्हारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पर डायरेक्टली कम्पीट करके सबस्ट्रेट के साथ। तो कम्पिटिटिव एंजाइम्स क्या होते हैं? कम्पिटिटिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं और एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है जो सबस्ट्रेट होता है और मॉलिक्यूल जो होता है स्ट्रक्चरल सिमिलर होते हैं। ठीक, उनका स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं एलोस्टिक साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एलोस्टिक साइट्स पर। ठीक है, और इसमें ना कि एक्टिव साइट पर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ बाइंड हो रहे थे? एक्टिव साइट पर। नॉन कॉम्पिटिटिव कहाँ बाइंड हो रहे हैं? एलोस्टिक साइट पर, ना कि एक्टिव साइट पर बाइंड हो रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूल से सिमिलर नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं होता नॉन। फिर क्या है आयन चैनल के थ्रू कैसे होता है? तो ये क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो होती है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है ताकि न्यूरल मेम्ब्रेन
लोकल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस कर सके। ओके। फिर क्या है तुम्हारा रिसेप्टर मीडिएटर। रिसेप्टर मीडिएटर में क्या मतलब है कि बिना रिसेप्टर के यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगी किसी तरह। तो रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रग है, वो रिसेप्टर से बाइंड हुई तो ये क्या बना लिया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, फिर यहाँ से प्रोड्यूस जो एक्शन होगा वहाँ यहाँ से प्रोड्यूस होगा। फिर क्या होता है, एफिनिटी देखते हैं। एफिनिटी क्या होती है, वो एबिलिटी, वो क्षमता ड्रग की ताकि वो रिसेप्टर से बाइंड कर सके। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एबिलिटी ताकि वो एक्शन को बाइंड होने के बाद वो एक्शन को प्रोड्यूस कर सके, उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। फिर देखते हैं रिसेप्टर्स। बात कर रहे थे रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा रिसेप्टर जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं सरफेस पे या फिर इफेक्टर सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं और क्या करते हैं, ये इनका खुद का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, इतने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब हम डिटेल में बात करेंगे रिसेप्टर्स की। तो आयन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स क्या होते हैं, इनको हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ड्रग को बाइंड करते हैं डायरेक्टली रिसेप्टर पर और वो आयन चैनल पर जाके ओपन कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करे, आयंस जो है इंटर कर सके। और ये जो होते हैं रिसेप्टर्स, ये फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे कि एन एन रिसेप्टर, एन एम रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर, NMDA4। एनएन रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे जंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। एनएम रिसेप्टर कहाँ होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। 5-HT3 क्या करता है, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। और NMDA4 रिसेप्टर क्या होता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होता है। फिर देखते हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, ये तुम्हारा जो है लार्जेस्ट फैमिली सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर, 70 रिसेप्टर। ठीक है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर या फिर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ये क्वेश्चन जो है अभी आ सकता है कि जीपीसीआर को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर क्या नाम होता है जीपीसी। ओके, तो ये ध्यान रखना कि किस नाम से हम जीपीसीआर को जानते हैं। और जीपीसीआर जो होता है वो कंट्रोल करता है सेल फंक्शन को 3 मेजर पाथवे के द्वारा, जैसे कि एडेनाइल साइक्लेज, सीएमपी, उस पे कौन से हैं, जीएस और जीआई। फास्फोलाइपेज IP3DAG, उस पे कौन सा रिसेप्टर, जीक्यू। आयन चैनल पे जी0 होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, जो जीएस है वो एडेनाइल साइक्लेज पे प्रेजेंट है और ये क्या कर रहा है, सीएमपी के लेवल को बढ़ा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, बीटा रिसेप्टर। और जीआई जो है ये एडेनाइल साइक्लेज पे सीएमपी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, अल्फा 2 रिसेप्टर जो स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। जी क्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ये क्या कर रहा है, IP3DAG के लेवल को बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, M1 रिसेप्टर। एग्जाम्पल में बात करते हैं तो एडेनाइल साइक्लेज सीएमपी पाथवे जो है वो कैसे वर्क करता है देखते हैं। तो ये क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट कर देता है सीएमपी सेकंड मैसेंजर को, ये एक्टिवेट कर देता है ताकि ये जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है पहले इनएक्टिवेट होती है, वो प्रोटीन काइनेज में एक्टिवेट हो जाती है। फिर ये क्या कर देता है, फास्फोराइलेशन कराता है आयन चैनल्स का, ताकि जो हर्ट पे प्रेजेंट है, अगर ठीक है हर्ट पे प्रेजेंट है तो ये हर्ट में क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इम्पल्स जनरेशन करवाएगा। स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट है तो स्मूथ मसल्स पर क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। लीवर पे क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा। एडिपोज टिश्यू पे लिपोलिसिस होगी और इनहिबिशन ऑफ सिक्रेशन। फिर थर्ड तुम्हारा रिसेप्टर कौन सा, एंजाइम रिसेप्टर्स हैं। एंजाइम रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये जो है स्टिमुलेट होते हैं आउटर एंड पे, बाहर बाहर की तरफ से ये स्टिमुलेट होते हैं और ये ड्रग को बाइंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स पर। ठीक है, और ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है, इंट्रासेलुलर साइड में होती है। इनको क्या कहते हैं हम, एंजाइम रिसेप्टर्स कहते हैं। फिर फोर्थ क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं ये जो है स्लोवेस्ट एक्टिंग टाइप वाले रिसेप्टर्स होते हैं और उसमें केवल जो है लिपिड सोल्युबल ड्रग्स ही एक्ट करती हैं। ठीक है, लिपिड सोल्युबल ड्रग्स के लिए ही न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो है एक्ट करता है। और और कोई भी ड्रग जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होती है तो वो किसके साथ बाइंड हो जाती है, डीएनए के साथ बाइंड हो जाती है और वो इस तरह से एक्ट करती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की तरह एक्ट करती है, जिससे कि क्या होता है, जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। फिर कुछ इस तरह
कितने टाइप के न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं? तो 2 तरह के टाइप न्यूक्लियर रिसेप्टर है क्या पहला क्या है तुम्हारा साइटोप्लाज़्मिक रिसेप्टर, दूसरा क्या है न्यूक्लियर रिसेप्टर। एग्ज़ाम्पल की बात करें, साइटोप्लाज़्मिक रिसेप्टर में कौन-कौन से आते हैं? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोस्टेरॉइड, मिनरलोस्टेरॉइड और प्रोजेस्टिन और विटामिन डी। उसी तरह न्यूक्लियर रिसेप्टर में कौन से आते हैं? तुम्हारे सेक्स हार्मोन्स आते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, T3, T4, थायरोनिन, थायरॉक्सिन और विटामिन ए। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के। फिर देखते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? लीथल डोज़ अपॉन इफेक्टिव डोज़, या फिर हम कहें तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? रेशियो है इसका लीथल डोज़ का और इफेक्टिव डोज़ का। टेस्ट करने के लिए एक ट्रिक है ट्रायल, मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू लीथल डोज़ अपॉन इफेक्टिव डोज़। ये किस लिए यूज़ करा जाता है? ये सेफ्टी ऑफ ड्रग के मेजर के करने के लिए थेराप्यूटिक इंडेक्स निकाला जाता है। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये इसका जो रेशियो होता है LD50 का और ED50 का रेशियो चेक किया जाता है। ठीक है? उससे हमारा एक कैलकुलेट होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। अगर बात किया जाए ED50 की, तो ED50 अगर कम होगी तो पोटेंसी क्या होगी ड्रग की? बढ़ जाएगी। पोटेंसी हमारी ड्रग की बढ़ जाएगी। तो देखते हैं अगर जो ड्रग पोटेंट होगी तो उसमें क्या होगा, जो इफ़ेक्ट होगा ड्रग का वो कम डोज़ पर भी हमें देखने मिलेगा, ठीक है? थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर बढ़ता है तो जो ड्रग सेफ होगी। अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है तो ड्रग क्या होगी? सेफ होगी। अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है तो ड्रग क्या होगी? अनसेफ होगी। अब हम बात करते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज़ की। तो मीडियन इफेक्टिव डोज़ होती क्या है? तो ये वो डोज़ है जो प्रोड्यूस करती है डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स 50% रेसिपिएंट्स के आधे में से, ठीक है? ज़्यादा ED50, लो पोटेंसी। अब हम देखते हैं लीथल डोज़। लीथल डोज़ होती क्या है? यह वह डोज़ है जिसका रिज़ल्ट क्या होता है? 50% जो एनिमल्स होते हैं रिसीव करने वाले उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? अगर ज़्यादा LD50 है तो सेफ ड्रग है, अगर LD50 जो है कम होगी तो वो क्या हो जाएगी? अनसेफ ड्रग होगी। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन का जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं पोटेंसी की। तो पोटेंसी क्या होती है? अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। वो अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए ड्रग को ताकि वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके, उसको क्या हम कहते हैं? पोटेंसी ऑफ ड्रग कहते हैं। फिर बात करते हैं ड्रग एफिकेसी की। तो ये मैक्सिमम इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग। देखते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग को हम कंबाइन करके दे रहे हैं तो वो कैसे इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। 2 तरह से होता है, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, दूसरा क्या होता है? एंटागोनिज्म इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करना, वो क्या होता है? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे कि बात करते हैं एडिटिव की और सुपरा एडिटिव की। एडिटिव क्या होता है? एक ड्रग है प्लस दूसरी ड्रग है, उसको मिला के हम दे रहे हैं तो क्या शो करेगी? रिस्पॉन्स अच्छा प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि एस्पिरिन और पैरासिटामॉल की बात करें तो एस्पिरिन और पैरासिटामॉल, एस्पिरिन क्या कर रही है? तुम्हारी निवारक है, जबकि पैरासिटामॉल क्या कर रहा है? तुम्हारा टेम्परेचर कम करता है। तो इन दोनों को अगर हम मिला के दे रहे हैं तो एक ही डोज़ में हमारी क्या हो गई? 2 इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरह क्या होता है सुपरा एडिटिव। सुपरा एडिटिव क्या होता है? जैसे कि बात करते हैं सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है? मतलब सोने पे सुहागा अच्छे से और अच्छा हो गया, ठीक है? ये तो चलो अच्छा प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे उसको हम क्या कहते हैं? सुपरा एडिटिव कहते हैं, ठीक? जैसे कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा, ट्राइमिथाइल और सल्फा मेथॉक्साजोल, ये सब क्या है? सुपरा एडिटिव होते हैं। फिर बात करते हैं एंटागोनिज्म इफेक्ट की। तो एंटागोनिज्म इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज़ कर दे या फिर क्या कर दे? इनहिबिट कर दे। उसका कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म इफेक्ट। जैसे कि फिजिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट में हम बात करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल जो कि अब्ज़ॉर्ब करेगा अल्कोहलाइड्स को। केमिकल इफेक्ट में हम क्या देखेंगे कि चिलेटिंग एजेंट और आयरन कॉम्प्लेक्स जो EDTA फ़ॉर्म कर लेता है। ये सब क्या कर देते हैं? एंटागोनाइज़ कर देते हैं किसी भी रिएक्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।